हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम व्यंग्य सम्राट हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना कर कमल हो गए का आस्वादन करेंगे। ये एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य एक्चुअली आधुनिक विधा के रूप में उसकी ख्याति 20वीं सदी में हुई थी। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के ऐसे पहले रचनाकार माने जाते हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। ये व्यंग्य जो विधा है हास्य से थोड़ा अलग होता है। आपको रचना की ओर जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्यंग्य अथवा सटायर एक्चुअली क्या है। इस विधा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति और उसके सामाजिक संदर्भों में दिखने वाली किसी भी विसंगति पर कुठाराघात करना, टू एक्सपोज अ पर्सन और द सिचुएशंस रिलेटेड टू अ पर्सन। वो चाहे राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक विसंगति हो सकती है, एनीथिंग, उसे एक्सपोज करना, ये व्यंग्य का उद्देश्य है। देखिए, हास्य का उद्देश्य केवल हंसाना होता है, लेकिन व्यंग्य का उद्देश्य क्या होता है? हंसाने के साथ हमें सोचने पर मजबूर करना। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य हसारी प्रसाद द्विवेदी जी व्यंग्य के बारे में कहते हैं, व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला तो अधरोष्टों में हंस रहा हो पर सुनने वाला तिलमिला रहा हो। तो ये है व्यंग्य अथवा सटायर। और हिंदी के हास्य व्यंग्य सम्राट हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। पता है, कहा जाता है परसाई जी के ज़माने में हर राजनेता, कवि, साहित्यकारों को इस बात की आशंका रहती है कि कहीं परसाई जी उनके ऊपर ही कलम न चला दें। जहाँ जहाँ उन्होंने करप्शन देखा, निडर होकर व्यंग्य बाण कस दिया। सच कह पाने का हौसला और उसके परिणामों को साहस के साथ स्वीकार कर पाने का जज्बा, ये परसाई जी के व्यक्तित्व की खास विशेषता थी और वो आपको इस व्यंग्य रचना में बखूबी देखने को मिलेगा। तो आइए आस्वादन करते हैं हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना कर कमल हो गए। पिछले महीने से अपने हाथ भी कमल हो गए हैं। मेरे पास 3 कॉलेजों के समारोह के निमंत्रण पत्र रखे हैं जिनमें श्रीमान या श्रीमती जी से कहा गया है कि उद्घाटन इस अकिंचन के कर कमलों से होगा। यह मैं कर भी आया। अब देखिए, परसाई जी कहते हैं कि पिछले महीने से मेरे हाथ भी कमल के जैसे हो गए हैं। हाथ का कमल होना मीन्स एकदम भाग्यशाली होना, मतलब कि काफ़ी लकी होना। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 कॉलेजों के समारोहों के निमंत्रण पत्र रखे हैं। 3 इनविटेशन कार्ड्स मिले हैं मुझे पिछले महीने में ही, कॉलेजों से आए हैं। वे क्या चाहते हैं कि मेरे कर कमलों से उनका समारोह का उद्घाटन हो। इस अकिंचन के कर कमलों से होगा। अरे, मैं तो इसके लायक भी नहीं समझता अपने आप को, लेकिन देखिए मेरे पास 3 इनविटेशन कार्ड पड़े हैं और तीनों में मैं चीफ गेस्ट हूँ। यह मैं कर भी आया। चरण कमलों से मंच पर चढ़ा, कमल नयनों से लोगों को देखा, कर कमल से फीता काटा और मुख कमल से भाषण दे डाला। अब देखिए, मुझे बुलाया गया है और इनविटेशन कार्ड में खास लिखा गया है कि मेरे कर कमलों से उद्घाटन होगा। तो मैं गया और मैंने क्या किया, अपने चरण कमलों से मैं मंच पर चढ़ा। तो ये सब व्यंग्यात्मक रूप से वे कहते हैं। कमल नयनों से मैंने लोगों को देखा, कर कमल से मैंने फीता काटा, जो रिबन काटा जाता है, और मुख कमल से मैंने भाषण दे डाला। उन लोगों ने सिर्फ हाथों को कमल कहा था, मैंने शरीर भर को कमल बना लिया। इनवाइट करने वाले लोगों ने मेरे हाथों को मात्र कमल कहा था क्योंकि उसमें लिखा था कर कमलों से उद्घाटन किया जाए, लेकिन मैंने अपने पूरे शरीर को कमल कर दिया। ऐसा देवताओं का होता था, राम के तो नाखून तक कमल के थे। अक्सर ऐसा किसका होता है? देवताओं का होता है। राम जैसे कमल नयन हम कहते हैं राम को, उनके नाखून भी कमल जैसे सुंदर हैं, लेकिन मैंने तो अपने को देवता समान ही बना लिया, अपने पूरे शरीर को कमल में परिवर्तित कर दिया।
देवताओं का एक काम तो मैं भी करता हूँ, आकाशवाणी करता हूँ। देवता अक्सर आकाशवाणी करते हैं, मतलब कि आकाश से उनकी वाणी आती है देवताओं की। वे कभी प्रसन्न होते हैं मानव पर, तो कभी गुस्सा होते हैं, तो पूरे आकाशवाणी से ही उनकी आवाज़ आती थी। और रेडियो से बोलता हूँ, और रेडियो का हिंदी नाम आकाशवाणी है। मैं भी रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, ऑल इंडिया रेडियो से। तो परसाई जी कहते हैं तो उस हिसाब से मैं भी देवता के समान ही हूँ। रेडियो से आपको आदमी दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है, जैसे देवताओं की वाणी सुनाई देती है, और इसलिए हम उनकी वाणी को आकाशवाणी कहते हैं। तो एक हिसाब से देखें तो मैं भी देवता के समान ही हूँ, क्योंकि रेडियो से मेरी आवाज़ आती है, आकाशवाणी से। यो मैं विनोबा भावे से ज़्यादा गांधी जी के रास्ते पर चलता हूँ। जिस रास्ते से रोज़ निकलता हूँ उसका नाम ही महात्मा गांधी मार्ग है। अब ये जो रास्ते हैं, मार्ग जो नाम देते हैं हम लोग, महात्मा गांधी रोड तो बहुत ज़्यादा है भारत में। अब परसाई जी कहते हैं कि मैं उस रास्ते से रोज़ चलता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं गांधी जी के मार्ग पर चलने वाला गांधी भक्त हूँ। नाम से आदमी तर जाता है, उल्टे नाम तक से तर जाता है। कोई मरा मरा चिल्ला रहा था तो राम ने उसे सीधा स्वर्ग भेज दिया। अब देखिए, वाल्मीकि के बारे में बात हो रही है कि कोई मरा मरा चिल्ला रहा था, लेकिन मरा 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 कंटिन्यूसली सुनते समय कैसा लगता है? राम 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 लगता है, और राम राम कहेंगे तो मरा मरा भी लगेगा हमको। तो उल्टे नाम से भी लोग एकदम तर जाते हैं, और उसे सीधा स्वर्ग भेज दिया। बड़े आदमी छोटा एहसान करके प्रोपेगेंडा स्टंट साधते हैं। ऐसे अक्सर बड़े आदमी लोग करते हैं, वरदान देते हैं छोटी छोटी बातों पर और अपना एक प्रोपेगेंडा स्टंट साधते हैं। वैष्णव इस स्टंट को समझे ही नहीं और स्तुति गाने लगे। अब वैष्णव भक्त जो हैं ये इस स्टंट को समझ नहीं पाए, और वो उसकी स्तुति गाने लगे, और वो राम जी की स्तुति गाने लगे। मेरे एक दोस्त के कर भी कमल हो गए हैं, मुझसे कुछ बेहतर क्वालिटी के। अब देखिए, हाल ही में मेरे एक मित्र के भी कर कमल हो गए। तो उसका मतलब क्या हुआ? मित्र को भी कई इनविटेशन कार्ड्स मिले, जिसमें मित्र से कहा गया हो कि उनके कर कमलों से कोई समारोह का उद्घाटन किया जाए, क्योंकि वे 5 उद्घाटन इस मौसम में कर चुके हैं। मेरे से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी के कमल हो गए हैं उनके कर, क्योंकि मुझे तो केवल 3 मिले, उनको 5 उद्घाटन मिले। वे मेरे हाथ उलट पलट कर देखते हैं और मैं उनके देखता हूँ, और वे कहते हैं, यार दोनों के हाथ एकाएक कमल कैसे हो गए? यह क्या बात है? अब मेरा मित्र भी आश्चर्यचकित हो जाता है, मैं भी चकित हूँ। दोनों आपस में दोनों के कर देखते हैं, हाथ देखते हैं कि अरे यार, अचानक हमारे हाथ कैसे कर कमल हो गए? अचानक लोग क्यों हमें उद्घाटन समारोह के लिए बुला रहे हैं? परसाई जी और उनके मित्र को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उस जमाने में अक्सर राजनीतिक नेताओं को ही उद्घाटन समारोह के लिए बुलाया जाता था। साधारण से लेखक थे हरिशंकर परसाई जी, साधारण से साधारण लेखक थे। अब उनको क्यों बुलाया जाए भाई चीफ गेस्ट की तरह? तो इस कारण वे काफ़ी आश्चर्यचकित थे, वे और उनके मित्र। सचमुच ये बात क्या है? मैंने भरसक कोशिश की है कि हाथ कमल न हो जाएं। हथेली पर मैंने कांटे बोए हैं। अब मैं सोचता हूँ मेरे हाथ कैसे कमल हो गए, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है। मैंने अपने हाथों में कांटे बोए हैं ताकि मेरे हाथ कमल न हो, क्योंकि मैं तीखे रूप से व्यंग करता हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैं अपने ऊपर भी व्यंग करता हूँ, राजनेताओं पर व्यंग करता हूँ, अपने समकालीन साहित्यकारों पर व्यंग करता हूँ। जहाँ कहीं भी मुझे करप्शन दिखे मैं व्यंग करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अपने हाथों में कांटे बोए हैं। देखिए, आप अच्छी अच्छी बातें करें राजनेताओं के बारे में या फिर बड़े ऑफिशियल्स के बारे में, तो इस बात की गारंटी रहती है कि एक लेखक के नाते आपके बुक्स कोर्स में आए, एमए कोर्स पाठ्यक्रम में आए, या फिर आपकी किताबों की बिक्री ज़्यादा हो, ये हमेशा लगा रहता है, या फिर आपको कोई साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले। तो इसीलिए लेखक की एक चिंता ये हमेशा रहती है कि अपने व्यंग्य से, अपनी रचनाओं से नेताओं पर आक्रमण ना करें। लेकिन परसाई जी ऐसे नहीं थे। वे तो खुलकर लिखते थे, किसी से भी डरते नहीं थे।
अब मैं परेशान हूँ। जिनके हाथ मुझसे पहले कमल हो गए थे, उनकी दुर्दशा मैं देख रहा हूँ। वे कर कमलों से उद्घाटन करने जाते हैं और मुख कमल खोलते हैं तो माइक की तबीयत चांटा जड़ देने की होती है। अभी वह जब्त किए हैं, पर एक वक्त ऐसा आएगा जब माइक मुख कमल में घुसकर टेटरी बंद कर देता। अब देखिए, मैं इसलिए चिंतित हूँ कि मुझे आजकल कई लोग बुलाते हैं उद्घाटन समारोह के लिए। मैं काफ़ी चीफ गेस्ट बन गया हूँ, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे पहले जो लोग कई उद्घाटन समारोह में जा चुके हैं चीफ गेस्ट बनकर, उनकी जो हालत है मैं देख रहा हूँ। एक ज़माने में उनको लोग ज़्यादा बुलाते थे, अब तो ऐसा है कि माइक में वो बात करने लगते ही लोग परेशान होने लगते हैं। कमल वाले मुंह खोलते हैं कि लड़के चिल्लाते हैं, भाषण नहीं नौकरी दो। अब ये राजनेताओं पर व्यंग है। राजनेताओं को जनता काफ़ी अहमियत देते थे, सभी उद्घाटन समारोह में बुलाते थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन जीत जाने के बाद वो अपनी जो प्रॉमिसेस हैं उससे मुकर जाते हैं। तब क्या होता है, जब वो भाषण करने जाते हैं, कर कमलों से उद्घाटन समारोह में जाते हैं, तो जैसे ही वो मुंह खोलते हैं तो लड़के जो नौजवान हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, भाषण नहीं नौकरी दो। तो वे संभल कर कहते हैं, यह देश तुम युवकों का है। अब राजनीतिज्ञों के पास शब्दों की कोई कमी तो है नहीं। वे युवकों को फुसलाने के लिए कहेंगे, यह देश तुम युवकों का है। तो लड़के चिल्लाने लगेंगे, बकवास बंद करो। फिर वे कहेंगे, इस देश का तुम्हें निर्माण करना है। लड़के कहते हैं, चुप रह बे। वे कहते हैं, हमें तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। लड़के चिल्लाते हैं, शट अप। फिर क्या होता है, घेराव होता है, नारे लगते हैं, जूता फेंका जाता है, टमाटर फेंका जाता है, अंडे फेंके जाते हैं और कभी पिटाई भी होती है। तो ये हालत है उन लोगों की जिनके कर मुझसे पहले कमल हो गए। अब मुझे भी इस बात में चिंता है। एक तो मुझे आश्चर्य है कि आखिर मुझे क्यों बुला रहे हैं लोग, क्योंकि मैं तो अपने हाथों में कांटे बोए हुआ हूँ। मैं तो तीखा तीखा कहता हूँ, सच सच कहता हूँ। दूसरों के जो करप्शन है उसे मैं नंगा करता हूँ, और इस पर भी मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। अब चलो बुला लिया, मैं गया भी। अब मुझे इस बात का डर है कि मुझसे पहले जिनके कर कमल हो गए हैं उनकी हालत तो देखो। वो आजकल भाषण देते हैं तो लड़के कहते हैं, भाषण नहीं नौकरी दो। फिर लड़के कहते हैं, बकवास बंद करो। फिर लड़के कहते हैं, चुप रह बे, शट अप, और घेराव करते हैं, जूता फेंकते हैं। कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। ये कमल अब कॉलेजों में जाने से डरने लगे हैं। उद्घाटन करने वालों का टोटा पड़ने लगा था। जूता मारने का कमल तो चाहिए ही। अब मुझ जैसे लोगों के कर कमल बना दिए गए हैं। सार्वजनिक जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आदमी कमल हो जाता है। अब देखिए, जो राजनेता हैं आजकल कॉलेजों में जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि कॉलेज में जाएंगे और माइक के सामने खड़े होते ही लड़के अनाप शनाप बकने लगते हैं, क्योंकि वो तो बेरोज़गार हैं। ये जो नेता है उनके लिए कुछ कर नहीं रहा है। तो अब क्या है, मुझ जैसे लेखकों को बुलाया जा रहा है। और ये अक्सर होता है सार्वजनिक ज़िंदगी में, जो हमारी पब्लिक लाइफ है। तो ऐसा वक्त आता है जब हमारे हाथ भी कमल हो जाते हैं। फिर ऐसा वक्त आता है जब कमल पर जूते पड़ते हैं। फिर ऐसा भी वक्त आएगा जब हमारे ऊपर जूते पड़ेंगे। अखबार में यह जिनका चित्र है उनके हाथ पिछले 15 सालों से कमल हैं। और फिर पेपर में, अखबार में उस समय के किसी राजनेता पर टिप्पणी करते हुए परसाई जी लिख रहे हैं कि इनके हाथ पिछले 15 सालों से कमल हैं। मतलब पिछले 15 सालों से कई उद्घाटन समारोह ये राजनेता कर चुका है। सैकड़ों निमंत्रण पत्र इसके प्रमाण हैं। कल ही एक विश्वविद्यालय में अच्छी अच्छी बातें कहते हुए वे पिट गए। देखियो, 15 साल से इसके हाथ कमल हैं, इसके कर कमल हैं। मतलब कि कई उद्घाटन समारोह ये कर चुके हैं। मेरे पास प्रूफ भी है, सभी इनविटेशन कार्ड में देखिए इनका ही नाम है। लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी में गए, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि पिट गए। आजकल देख रहा हूँ कि अच्छी बातें कहने वाले ज़्यादा पिट रहे हैं। देखिए, ये उनका व्यंग्य है। राजनेता अच्छी बातें करते हैं, माइक के सामने एकदम चिकनी चिकनी बातें करते हैं, लेकिन
बच्चे क्या हैं, नौजवान क्या हैं, पीट रहे हैं। पब्लिक क्या कर रहे हैं, इन मीठी बातें करने वालों को चाह ही नहीं रहा है। अब अच्छी बातें कहने का हक किसी को लोग देना नहीं चाहते। जिस देश में अच्छी बातें कहने से आदमी पिट जाए, उसमें अच्छी बात कहने वालों ने क्या गजब न किया होगा। अब देखिए, आप ही सोचिए, इस देश में जो राजनेता अच्छी अच्छी चिकनी चिकनी बातें कर रहे हैं तो वो पिट रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि अरे, बुरा कहने वाला नहीं पिट रहा है, अच्छी बातें करने वाला पिट रहा है। तो इसका मतलब दो अच्छी बातें जो मुंह से निकाल रहा है उसके कर्म कैसे होंगे, उसने क्या किया होगा, कितना बुरा कर्म किया होगा, तभी तो लोग पीट रहे हैं। कल मुख कमल से अच्छी बातें कहते हुए जो पिट गए थे, वे इस चित्र में मुस्कुराते हुए पालम हवाई अड्डे पर विदेशी अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। अब ये कौन से राजनेता हैं मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उस समय के परसाई जी के समकालीन जो हों वही समझ पाएंगे कि किस पॉलिटिकल लीडर के बारे में ये इंगित कर रहे हैं। कि ऐसा कुछ हुआ कि आज पिटे राजनेता और दूसरे दिन अखबार में हंसते हुए उनकी फ़ोटो आई है, तो उस पर ये लिखा गया है। मैं मजबूर हूँ, मैं मतलब कि ये कई साल पहले हुई की बात है। अब मैं समझ नहीं पा रही कि ये किस नेता के बारे में है। उस समय के किसी नेता के बारे में है जो पॉलिटिशियन है। वो क्या है, वो किसी विश्वविद्यालय में पिटे और दूसरे दिन उनको जाना था पालम हवाई अड्डे पर किसी विदेशी अतिथि का स्वागत करने। तो वो हंसते हंसते चले गए और विदेशी राज अतिथि की मुस्कान इतनी अच्छी है कि लगता है वे भी अपने देश में पिटकर हवाई जहाज़ में बैठे होंगे। अब जो राजनेता आए थे विदेशी, वो भी काफ़ी हंस रहे थे। हमारे राजनेता जो कल ही पिटे थे यूनिवर्सिटी में, वो भी हंस रहा है। तो मुझे तो लगता है ये दोनों हाल ही में पिटे होंगे और इनको तो ये क्या है, लज्जा नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, शर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। एक दिन पिटे तो दूसरे दिन हंसते हुए नजर आएंगे, समाचार पत्रों में उनका फ़ोटो आएगा क्योंकि वो नेता है। यह हमारा पिटकर मुस्काने वाला बता रहा है। इस देश में यह बड़ी अजब बात है कि जो जितना पिटता है वह उतना ही अच्छा मुस्कुराता है। इस देश में ये एक अजब बात है, जो जितना पिटता है वह उतना ही अच्छा मुस्कुराता है। तो इसमें व्यंग्य किस पर कसा गया है, नेताओं पर, राजनीतिक नेताओं पर, कि पिटने पर भी अपनी जो राजनीतिक जीवन का अंत नहीं करते ये लोग। जो पिट जाता है समझ जाना चाहिए कि लोग अब तुम्हें नहीं चाहते। जो पिट जाता है उसे समझ जाना चाहिए कि भाई तुम राजनेता बनने के लायक ही नहीं हो, छोड़ दो राजनीति। लेकिन वो टिके रहते हैं। तो ये टिके रहने पर परसाई जी व्यंग करते हैं। विदेशी राज अतिथि से अपना यह कमल वाला क्या कह रहा है। वह जो कहता है अखबारों में नहीं छपता। वह कहता है, साहब हमारी शर्म अब 20-22 साल की जवान लड़की हो गई है। जब आप आते हैं तो आपकी मुस्कान की रेशमी साड़ी अपनी नंगी शर्म को पहनाकर आपके सामने पेश करते हैं। आप इससे शादी कर लीजिए, यह पूर्ण शीलवती है। हमने हर चीज़ का शील भंग हो जाने दिया है, पर शर्म के शील की रक्षा की है। अब देखिए, अखबार में फ़ोटो आता है उस राजनेता का हंसते हुए और उस विदेशी राज अतिथि भी, वो भी हंस रहा है। तो इन दोनों में जो पर्सनल बातें होती है वो अखबार में तो आती नहीं। जो राष्ट्र के हित के लिए कुछ बातें होती हैं, पॉलिटिकल डायलॉग्स, वही तो आते हैं अखबार में। अब परसाई जी इस समाचार पत्र की इस फोटो को देखकर परसाई जी कहते हैं कि हमारे राजनेता जो पिछले दिन पिटे थे, उसने ज़रूर कहा होगा कि साहब हमारी शर्म अब 20-22 साल की जवान लड़की हो गई है। हमें शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है साहब। हमारी जो शर्म है वो 20-22 साल की जवान लड़की हो गई है। जब आप आते हैं तो आपकी मुस्कान की रेशमी साड़ी अपनी नंगी शर्म को पहनाकर आपके सामने पेश करते हैं। मतलब कि व्यंग्यात्मक रूप से परसाई जी कहते हैं कि साहब मुझे लज्जा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे मेरी जो शर्म है 20-22 साल की जवान लड़की हो गई है। आप इस जवान लड़की से शादी कर लीजिए, यह पूर्ण शीलवती है। इसका स्वभाव इतना अच्छा है कि इसकी जो स्वभाव पर कुछ आँच हमने नहीं आने दिया है।
भले ही हमने हर चीज का शील भंग हो जाने दिया है, पर शर्म के शील की रक्षा की है। मतलब कि ये जो शर्म जो बात है राजनेताओं में तनिक भी नहीं है। परसाई जी के कहने का व्यंग्य ये है। इसके बाद वह अपने कर कमलों से 2 दर्शनी हुंडियां निकालेगा, एक चीन की और दूसरी पाकिस्तान की, और फौरन भुगतान करा लेगा। फिर वह किसी जादू से चीन और पाकिस्तान बच्चों को डराने के बाबा बना लेगा। बच्चे भूख के कारण रोएंगे तो कहेगा चुप सो जा, बाबा आ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान पकड़कर ले जाएंगे। बच्चे डर से भूख को मारकर सो जाएंगे। अब जब भी भारत के राजनेता और विदेशी राजनेताओं के साथ कुछ चर्चा होती है तो हमारे ये दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और चीन, जिनके साथ हमेशा हमारा कोई ना कोई फ्रिक्शन बना रहता है। तो ये और कोई विदेशी राजनेता जब आते हैं तो हमेशा इस विषय को लेकर राजनेताओं में उनके साथ बातचीत होती है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि चीन और पाकिस्तान हमारे शत्रु हैं, हमारे एनिमी हैं, और उनसे टक्कर लेने के लिए हमें किसी और विदेशी राजनेता की सहायता हमेशा लगी रहती है। ये हमारी मजबूरी है। तो हमेशा हमारी ये लगन रहती है कि हम चीन और पाकिस्तान के डर को बनाए रखें। जैसे छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं ना, चुप सो जा, बाबा आ रहे हैं, तो बच्चे डर के सो जाते हैं। तो ये चीन और पाकिस्तान हमेशा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में एक इश्यू बना रहता है। विदेशी फिर कहेगा आपके देश की महान संस्कृति है, अपना कमल कहेगा संस्कृति की हड्डी को अब कुत्ते चबाते घूम रहे हैं। संस्कृति की हड्डी कुत्ते का जबड़ा फोड़कर उसके खून को उसी के साथ से चटवा रही है। हाँ, हम विश्व बंधुत्व भी मानते हैं, यानी अपने भाई के सिवा बाकी दुनिया भर को भाई मानते हैं। अब देखिए, इंडियन कल्चर के बारे में हमेशा विदेशियों को, क्योंकि इंडिया योगा की जन्मस्थली है, एक परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, परंपरा है जिसे बहुत बड़ी मान्यता विश्व में प्राप्त है। और जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपकी देश तो एकदम महान है, आपकी संस्कृति महान है। तो इस पर हमारा जो कमल है, मतलब कि हमारा जो राजनेता है, वो क्या कहेगा कि संस्कृति तो जाए भाड़ में। संस्कृति की आज क्या अवस्था है कि उसकी हड्डी को अब कुत्ते चबाते घूम रहे हैं भाई। मतलब कि हमारे राजनेताओं के मन में हमारे कल्चर के बारे में कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती। वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति उस हड्डी के समान है जो कुत्ते चबाते घूम रहे हैं, और वो हड्डी कुत्ते के जबड़ा को फोड़कर उसके खून को उसी के साथ से चटवा रही है। मतलब हमारी संस्कृति क्या, वो तो बेकार है। हाँ, हम विश्व बंधुत्व की बात मानते हैं, मतलब कि ग्लोबल विलेज में एक ग्लोबल मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम मानते हैं। और मेरा मतलब ये है कि हमारे अपने भाई के सिवा बाकी दुनिया भर को हम भाई मानते हैं। मतलब जो राजनेता उस फॉरेन डेलीगेट से बात करता है वो अपने आप को उनसे जोड़कर ज़्यादा देखने की कोशिश करता है, उनके कल्चर से मिलने के लिए आकुल रहता है। वो भारतीय संस्कृति के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं रखता। भारतीय संस्कृति के बारे में विदेशी डेलीगेट्स काफ़ी अहमियत देकर प्रशंसनीय भाव से कहते हैं कि आपके देश की संस्कृति महान है। लेकिन जो राजनेता हमारे यहाँ के हैं, उनसे मिलते हैं, वो तो कहते हैं कि यहाँ की संस्कृति तो कुत्ते के मुंह में पड़ी हुई हड्डी के समान है, चबा चबा कर चूस चूस कर उसका पूरा रस ही निकल गया है। यहाँ तक कि कुत्ते के जो जबड़ा है उससे भी फोड़ कर वो बाहर निकल गया है। भाई, हम तो विश्व बंधुत्व मानते हैं, यानी कि अपने भाई के सिवा बाकी दुनिया भर को हम भाई मानते हैं। ये कमल अब पुलिस की सुरक्षा में मिलते हैं। यह नई किस्म का कमल इस देश में पैदा हुआ है, जो तभी खिलता है जब आसपास पुलिस हो। अब पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जैसे कहा है कि उनके भाषण देने पर युवा भड़कने लगे, युवा कहने लगे कि शट अप, बकवास बंद कर, हमें नौकरी दे। तो ऐसी अवस्था में पॉलिटिशियंस को समाज के सामने उतरने में डर होता है। तो वो हमेशा ऐसे समय ही उतरते हैं जब चारों ओर पुलिस से घिरे हो। मतलब ये जो प्रोटेक्शन देते हैं ना, इस कैटेगरी प्रोटेक्शन जो पॉलिटिशियंस को मिलता है,
तभी वो पॉलिटिशियंस बाहर निकलते हैं। तो परसाई जी उस पर तीखा व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये कमल जो हैं अब पुलिस की सुरक्षा में ही मिलते हैं। यह नई किस्म का कमल इस देश में पैदा हुआ है जो तभी खिलता है जब आसपास पुलिस हो। जब महात्मा गांधी जी का दौर था तो गांधी जी को पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं थी, निकल जाते थे जनता के बीच में। अब जो राजनेता हैं उनको कहीं भी जाना होता है पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके जान का खतरा है। अब देखिए वनस्पति शास्त्रियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। परसाई जी कहते हैं कि ये जो खास किस्म का कमल है, वास्तविक कमल तो सूर्य के आगमन से खिलता है, लेकिन भारत में एक ऐसा कमल आजकल खिलने लगा है जो पुलिस की सुरक्षा में ही खिलता है। तो जो वनस्पति शास्त्री हैं, जो बोटैनिस्ट हैं, वनस्पति के बारे में स्टडी करने वाले, उनको इस खास किस्म के कमल के बारे में अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि नृत्य तत्व शास्त्रियों के काम का यह नहीं है, क्योंकि यह आदमी नहीं, यो ह्यूमन स्टडी करने वालों को इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि यह आदमी है ही नहीं। अगर आदमी होते तो वो उस पर स्टडी करते। ये तो एक खास किस्म के कमल है, तो कमल के बारे में बोटैनिस्ट ही स्टडी करेंगे। कमल सूर्य को देखकर खिलता है, सूर्यास्त पर बंद हो जाता है। यह नया कमल पुलिस देखकर खिलता है, पुलिस न दिखे तो मुरझा जाता है। बड़ा सुंदर दृश्य होता है, आगे पुलिस, पीछे पुलिस, बाएं पुलिस, दाएं पुलिस, और बीच में यह कमल मुस्कुराता चला जाता है। काफ़ी मनोरंजक दृश्य है। परसाई जी कहते हैं ये राजनेता जब चलते हैं तो आगे पुलिस, पीछे पुलिस, बाएं पुलिस, दाएं पुलिस, और बीच में यह कमल मुस्कुराता चला जाता है। तो जब ये व्यंग्य रचनाएं प्रकाशित होती थी उस समय, परसाई जी के समय में, तो देखिए उन राजनेताओं की क्या हालत होती होगी जब वो खुद पुलिस के एक घेरे में प्रकट होते थे लोगों के सामने। तो उनको तो ठीक लगता था कि ये मेरे बारे में ही लिख रहा है, मैं ही तो पुलिस के बीच में खिलने वाला कमल हूँ। तो ये होती थी, ये लेखक का धर्म होता था कि समाज में जो कुछ भी अनाचार दिख रहा हो उसे उसका खुले रूप से उसका पर्दाफाश करे, और वो परसाई जी बखूबी करते थे। एक व्यंग्यकार की सफलता का आकलन इसी तथ्य से किया जा सकता है कि उसके व्यंग्यों की सामाजिक सोद्देश्यता क्या है, उनके सरोकार क्या हैं। यही परसाई जी की सामाजिक सोद्देश्यता थी कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो करप्टेड हैं, काफ़ी करप्टेड हैं, इतने करप्टेड हैं कि जनता के सामने पुलिस के बिना निकल ही नहीं पाते। यही परसाई जी की व्यंग्य की सामाजिक सोद्देश्यता है। एक सूखा सरोवर है जिसमें खाकी लहरें उठ रही हैं, खाकी लहरों के बीच यह कमल खिलता है। देखिए खाकी से भर जाता है, पुलिस वाले चारों ओर, बीच में राजनेता कमल की तरह, तो खाकी लहरों के बीच कमल खिलता है। जब लोग करों को कमल बनाने पर तुले ही हैं तो अपने बारे में चिंता हो गई है। मुझे अपने बारे में चिंता होने लगी है, क्योंकि लोगों ने आजकल मेरे करों को कमल बना दिया है। मुझे काफ़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन दे दिया है, और मैं ये सोचता हूँ कैसे यह रोल मुझसे निभेगा। एक तो मैं हरगिज़ अच्छी बातें नहीं करता, मैं तो सभी तीखी तीखी बातें करता हूँ, जो देखता हूँ कह जाता हूँ। इस देश का आदमी लगातार अच्छी बातों से मारा गया है, क्योंकि इस देश में अक्सर होता है कि जो भी अच्छी बातें करता है वो मारा जाता है। बहुत लोगों का ख्याल है कि जवाहरलाल शेरवानी में गुलाब का फूल न खोसकर भटकटैया खोसते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू गुलाब के बदले अगर भटकटैया खोजते तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब फूल फेंकने, अच्छी अच्छी बातें कहने के बदले कंटीले अगर झाड़ी फेंकते तो भी अच्छा होता। तीखा सच ही उन्हें अच्छा लगता। मतलब कि सच को फूल से सजाकर कहने से बेहतर तो है सच को छिपाकर, फूलों से छिपाकर लोगों के सामने पेश करने से तो अच्छा है कि सच को उजागर करके ही कहा जाए। मैं अगर अपने मुख कमल से कोरी अच्छी बातें करूं तो सामने बैठे लोग मुझे फ़ौरन जूता मार दें। अगर मैं अच्छी अच्छी बातें करूं तो ये बात एकदम सही निकलेगा कि जो सामने बैठे लोग हैं मुझे जूता मार देंगे।
मगर बहुतों के पैरों में जूते नहीं हैं, वे क्या मारेंगे। अब भारत की अवस्था ये है कि जूता मारने के लिए पाँव में जूता भी तो होना चाहिए जनता के पास। हमारी जनता इतनी भुखमरी है कि सभी के पास जूते भी नहीं हैं। संविधान में जूते मारने का बुनियादी अधिकार तो होना ही चाहिए। अब देखिए, जूता मारना, जो नेता है जो अपना काम नहीं करता है, केवल बड़ी बड़ी बातें करता है फूलों में ढंक कर, उनको जूता मारा जाना चाहिए। और ये हमारे बुनियादी अधिकार होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि हमें ये अधिकार मिले कि हम उस व्यक्ति को जूता मारें जो कहता कुछ है और करता कुछ है। आदमी के पेट में अन्न न हो, शरीर पर कपड़े न हो, पर पाँवों में जूता ज़रूर होना चाहिए, जिससे वह जब चाहे बुनियादी अधिकार का उपयोग कर सके। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आदमी के पेट में अन्न ना हो, भोजन ना मिले, शरीर पर कपड़े ना हो, वो अधनंगा हो, पर पाँवों में जूता ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ऐसे राजनेताओं को जो लातों की भूत बातों से नहीं मानते, उन्हें लात ही मारनी चाहिए। मैं कोई अच्छी बात नहीं कहता, मैं तो उद्घाटन को भी बुरा शब्द मानता हूँ। साहित्य में जो अपने को विद्रोही पीढ़ी कहती है, उसके एक संकलन का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुला लिया गया था। मैंने देखा वैसा ही सुनहला निमंत्रण पत्र, उसमें वही उपस्थिति में शोभा बढ़ाने की बात, पुस्तक पर रंगीन कागज़ और उस पर बंधा वही रेशमी पीला फीता। अब देखिए, एक बार विद्रोही पीढ़ी के लोग, साहित्यकार, उन्होंने बुलाया अपने एक संकलन का उद्घाटन करने के लिए। और मैंने देखा कि वो तो वैसे ही जैसे और लोग करते हैं, सुनहला निमंत्रण पत्र छापा उन्होंने, काफ़ी सुनहला इनविटेशन लेटर। एक तो विद्रोही पीढ़ी है और कोई विद्रोह ही नहीं दिखाई दे रहा था। जो चली आ रही परंपरा से हटकर वे सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनका इनविटेशन कार्ड भी वैसे ही रंगीला था, सुनहला था। और वही उपस्थिति में शोभा बढ़ाने की बात, वर्डिंग्स भी वही थे, पुस्तक पर रंगीन कागज़ और उस पर बंधा वही रेशमी पीला फीता। जैसे दूसरे लोग करते हैं, वैसे ही ये जो विद्रोही पीढ़ी अपने आप को कहलाने वाले लोगों ने भी अपना समारोह का इनविटेशन कार्ड वैसे ही रखा था। इसमें विद्रोही पीढ़ीपन कहाँ है? अब देखिए, इसमें क्या विद्रोही है, रेवोल्यूशन क्या है? मैंने माइक हाथ में लेते ही कहा, विद्रोही पीढ़ी का उद्घाटन समारोह नहीं, विस्फोटन समारोह होना चाहिए। जैसे बम फेंककर विस्फोटक रूप से लोगों को बताया जाता है, वैसे ही विद्रोही पीढ़ी का उद्घाटन समारोह नहीं होना चाहिए, विस्फोटन होना चाहिए। निमंत्रण पत्र पर होना चाहिए, हमारे काव्य संकलन का विस्फाटन अमुक वक्त पर होगा, तुम्हें आना हो तो आओ, वरना ऐसी तैसी कराओ। और वाक्यों में भी विद्रोह होना चाहिए, विस्फोटक होना चाहिए। जो इनविटेशन कार्ड है, परसाई जी कहते हैं उसे ऐसा लिखा जाना चाहिए, हमारे काव्य संकलन का विस्फाटन अमुक वक्त पर होगा, तुम्हें आना हो तो आओ, वरना ऐसी तैसी कराओ। यह बात तरुणों को अच्छी लगी। बात अच्छी नहीं है ना? देखिए, मैं अच्छी बात नहीं करता, लेकिन युवकों को वो अच्छी लगती है। वो ताली बजा रहे हैं, वो मुझे जूता नहीं मार रहे हैं। सफल कमल होने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, सारे हथकड़े सीखूँगा, गुरुओं की कमी नहीं है। एक गुरु को मैंने पिछले साल पा लिया। अब देखिए, एक सफल कमल होने का पूरा प्रयास मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ गुरुओं की कमी नहीं है। ये व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं एक व्यक्ति के बारे में। एक गुरु को मैंने पिछले साल पा लिया। वे मेरे शहर में एक समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। अब ये भी कौन से व्यक्ति हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। उनके उस समय के समकालीन कोई व्यक्ति रहे होंगे जिसका जिक्र हरिशंकर परसाई जी कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जिस किसी उद्घाटन समारोह में जाते हैं वो व्यक्ति, वो भाव विभोर होकर कहते हैं, आहा जबलपुर पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं इसे मस्तक से लगाता हूँ। उन्होंने जेब से धूल की पुड़िया निकाली और कपाल पर लगा ली। अब देखिए, ये व्यक्ति जो है, कोई होगा ऐसा व्यक्ति जो अक्सर उस ज़माने में ऐसा करता था। जहाँ कहीं भी उद्घाटन समारोह में जाता था, ये कहता था कि जबलपुर, अगर जबलपुर में गया तो कहता है जबलपुर पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है। तो सुनने वाले पुलकित हो जाएंगे जबलपुर वाले।
और यहाँ की धूल तो चंदन के समान है, मैं उसे मस्तक से लगाता हूँ। और अपने जेब से धूल की एक पुड़िया निकाली और अपने मस्तक पर लगा ली। साहब पूरा हॉल मुग्ध हो गया और उन्होंने घंटे भर भाषण खींच दिया। अब जबलपुर वाले काफ़ी उत्सुक हो जाएंगे भाई, क्योंकि हमारी मिट्टी को पुण्य कहा है, पुण्य भूमि कहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ इतिहास बिखरा पड़ा है और यहाँ की धूल को चंदन के समान कहा है, तो सुन लेंगे भाषण 1 घंटे। मैं उनके पीछे लग गया। सागर में एक समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने फिर कहा, अब देखिए, सागर में एक उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा, आहा सागर, यह पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं इसे मस्तक से लगाता हूँ। वो जहाँ भी जाता है ये डायलॉग उसने याद करके रखा है। वो अगर कहीं जाएगा तो ऐसे ही अक्सर करता था। फिर वे बरेली पहुँचे तो वहाँ पे भी यही बोले, आहा बरेली, यह पुण्य भूमि है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है, यहाँ की धूल चंदन है, मैं इसे मस्तक पर लगाता हूँ। पुड़िया निकालकर फिर उन्होंने धूल लगा ली। वे घर से धूल की पुड़िया जेब में डालकर चलते थे, तो जहाँ भी जाते थे उसी धूल को अपने मस्तक पर लगाते थे। यह गुरु अच्छा है, मगर यह गुरु के नगर में फेल हो जाता है। वो अपने ही नगर में, उसकी ही नगर में वो फेल हो जाता है। शिव कुमार बताता है कि मैं उन्हीं गुरु के शहर गया हुआ था, समारोह की अध्यक्षता वही कर रहे थे। मैंने भावुकता से कहा, आहा, यह नगरी पुण्य भूमि है, इसकी मिट्टी में इतिहास बिखरा पड़ा है। लोग हंसने लगे। मैं पुड़िया निकालकर कपाल पर धूल लगा ही नहीं सका। अब देखिए, जो दूसरी जगह जाकर कोई वो जाता है, सागर या फिर जबलपुर, बरेली, जो दूसरी जगह जाता है जहाँ लोग उसकी पर्सनैलिटी को नहीं जानते, वहाँ तो लोग ये सब सह लेते हैं। इसका ये जो नाटक वगैरह है, धूल लेकर उस ज़मीन की मिट्टी को चंदन के समान कहना और अपने मस्तिष्क पर लगाना, लेकिन उसके अपनी नगर वाले उसे अच्छी तरह जानते हैं, तो वहाँ ये नहीं कर पाता। तरकीबें कई हैं, एक तरकीब हर मौके पर काम नहीं करती। तरकीबें मुझे भी बहुत आती हैं, पर मेरे मित्र फिर कहते हैं, अपने हाथ एकाएक कमल कैसे हो गए, आखिर यह क्या हो गया। देखिए, इस प्रकार के तरकीब इनॉग्रेशन में जाकर इस प्रकार के भाषण देना, ऐसे कई टेक्निक्स मैंने सुन रखे हैं, वो तो कई हैं, लेकिन मैं और मेरे मित्र यही सोच रहे हैं कि अचानक हमारे कर कमल कैसे हो गए। वे ही सोचकर जवाब देते हैं, हम लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी का रुतबा बढ़ रहा है। अब देखिए, ये खुद अपने लेखक अपने ऊपर व्यंग्य कसते हैं। शायद ऐसा होगा कि हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग कहलाते हैं ना, तो इसलिए शायद आजकल बुद्धिजीवी लोगों का रुतबा थोड़ा बढ़ गया होगा। हाँ, बढ़ तो रहा है। इस देश के बुद्धिजीवी सब शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। देखिए, जाते जाते देखिए, पूरे व्यंग्य रचना में परसाई जी ने राजनीतिज्ञों पर प्रहार किया और जाते जाते बुद्धिजीवी वर्ग पर भी प्रहार कर गए कि इस देश के बुद्धिजीवी तो सब शेर हैं। बस एक ही दिक्कत है कि जो सारे शेर जो हैं सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं, मतलब शेर जैसी हरकत नहीं करते, सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं, मतलब कि यस सर कहते घूमते हैं, जो दूसरे कहते हैं उसी से सहमत होकर आगे जाते हैं। ये बुद्धिजीवी का काम नहीं है। बुद्धिजीवी का अपने बुद्धि से सोचकर अमल करके उस पर बात करने का हक होना चाहिए, उस पर बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के बुद्धिजीवी तो हैं शेर, लेकिन सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि परसाई जी की जो व्यंग्य रचनाएं हैं हमारे मन में गुदगुदी पैदा तो करती, लेकिन उन सामाजिक वास्तविकताओं को हमारे आमने सामने खड़ा भी कर देती है, जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रहना संभव नहीं है। और हरिशंकर परसाई के बारे में जो कहा जाता है कि उनकी तारीफ करने वाले भी तड़प उठते थे। उनके ज़माने में हर राजनेता, कवि, साहित्यकारों को भी इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं परसाई जी उनके ऊपर ही न कलम चला दे। अब उनकी ये जो व्यंग्य रचना है कर कमल हो गए, पढ़कर आपको भी समझ आ गया होगा कि परसाई जी से क्यों लोग डरते थे। सच कह पाने का हौसला और उसके परिणामों को साहस के साथ स्वीकार कर पाने का जज्बा, ये परसाई जी के व्यक्तित्व की खासियत थी। आप ही सोच सकते होंगे कि परसाई जी चाहते तो उन राजनीतिज्ञों के बारे में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें लिखकर
उनसे फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन नहीं, परसाई जी ज़िंदगी भर सियारों की बारात में बैंड नहीं बजाने गए। उन्हें जो सच लगा वो उन्होंने निर्भीकता पूर्वक कहा। तो ऐसे थे हरिशंकर परसाई। उन्होंने व्यंग्य को हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा, और तभी उनकी प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए सन 1982 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो फिलहाल अब आज्ञा चाहती हूँ, अगले अपलोडिंग में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।